नमस्कार। सृजन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बंगाल राज्य के बारे में। हम देखेंगे कि स्वतंत्र राज्य के रूप में बंगाल का कैसे उदय होता है और इसका कैसे पतन होता है, यानी अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना कैसे होती है। तो चलिए चालू करते हैं बंगाल राज्य के बारे में। तो बंगाल राज्य का तात्पर्य यदि हम तत्कालीन समय में देखें, आज का पश्चिम बंगाल राज्य उसमें ऐड कर लें और उसमें ऐड कर लें हम बांग्लादेश को। तो शुरुआती दौर में बंगाल का तात्पर्य यही था, फिर आगे चल के इसमें उड़ीसा जो है वही भी सम्मिलित हो जाता है और उसके बाद उसमें बिहार भी सम्मिलित हो जाता है। तो बहुत बड़ा प्रांत था ये। इतना ही नहीं, बंगाल जो था वह भारत के जितने भी प्रांत थे उन सभी प्रांतों में सबसे समृद्ध प्रांत था। विशाल उपजाऊ भूमि थी इसके पास। तो ये थी बंगाल की पृष्ठभूमि। चलिए आगे बढ़ें। तो अंग्रेजों ने कैसे स्टेप बाय स्टेप बंगाल में अपने कदम रखे, चलिए थोड़ी सी चर्चा उसकी कर लेते हैं। तो अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1651 में शाह सुजा की अनुमति से बनाई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसी वर्ष एक राजवंश की स्त्री थी जो काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी। तो एक अंग्रेज डॉक्टर था पॉटन, उसके द्वारा उसकी चिकित्सा करने से शाह सुजा हो जाती है प्रसन्न और अंग्रेजों को 3000 रुपए, मात्र 3000 रुपए वार्षिक के बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी थी। फिर आगे चल के आता है वर्ष 1698 1698 का। तो उस समय तत्कालीन सूबेदार अजीम उस शान ने, ये बंगाल के सूबेदार थे, सूबेदार यानी सूबा यानी प्रांत और वहां का जो शासक या गवर्नर सूबेदार कहलाता था, उसने कंपनी को सूतानती, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी और यहीं पर आगे चल के कोलकाता का अस्तित्व आता है। कोलकाता यहीं पर बनता है। आगे चल के वर्ष 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख शियार ने 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो यह क्वेश्चन भी आ जाता है। अंग्रेजों का ये था मैग्ना कार्टा। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले मुर्शीद कुली खां का नाम आता है। मुर्शीद कुली खां ने वर्ष 1717 में बंगाल के स्वतंत्र राज्य की नींव डाली थी। तो उससे पहले यदि देखें, नींव डालने से पहले औरंगजेब ने 1700 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया था। दीवान यानी राजस्व का सर्वे सर्वा बना दिया था। फिर औरंगजेब के पोते अजीम उस शान से मतभेद के कारण मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। मतलब उस समय जो बंगाल था उसकी राजधानी ढाका हुआ करती थी। फिर मुर्शीद कुली खां ने अपने नाम पर ही मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी, इसे मकसूदाबाद भी बोला जाता था। तो यहाँ पर उसने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने इसे मतलब मुर्शीद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार यानी शासक बना दिया था और 1719 में इसे उड़ीसा भी दे दिया। तो इससे पहले बंगाल का तात्पर्य क्या था? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, और इसमें ऐड हो गया उड़ीसा भी। तो मुर्शीद कुली खां काफी योग्य शासक था। काफी अच्छे सुधार किए, अर्थव्यवस्था को उसने मजबूत बनाने के लिए काफी उपाय किए। मुर्शीद कुली खां ने ही बंगाल में भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी की प्रथा प्रारंभ की। इजारेदारी का मतलब सीधा सा ये है कि राजस्व वसूली का जो अधिकार है उसको दिया जाता था, जो कि ज्यादा बोली लगाता था, ठेके
इजारेदारी का मतलब है ठेके में राजस्व एकत्रित करने का अधिकार देना। फिर उसके दामाद शुजाउद्दीन का शासन आता है। तो 1727 में शुजाउद्दीन जो है बंगाल के सूबेदार या सर्वेसर्वा बनते हैं, शासक बनते हैं। तो अस्तित्व आ गया, अब बंगाल के नवाब बनेंगे अगले शुजाउद्दीन। तो 1733 में 1733 में बिहार का कार्यभार भी, अब यहाँ पर बिहार भी जुड़ जाता है बंगाल से। तो बंगाल प्रांत में उड़ीसा पहले शामिल हो चुका है, अब बिहार का कार्यभार भी इसके अधीन हो गया। इसने ही अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। ये अलीवर्दी खां ही आगे चल के बंगाल के नवाब बनते हैं। फिर अगले जो शासक थे बंगाल के या नवाब थे, वो थे शुजाउद्दीन के पुत्र सरफराज। तो इसके समय में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने विद्रोह कर दिया। हमने देखा कि शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया था और सरफराज खां के समय में अलीवर्दी खान ने विद्रोह कर दिया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है गिरिया के युद्ध के नाम से। तो 1740 में गिरिया का युद्ध होता है अलीवर्दी खां और सरफराज के बीच में। सरफराज खां पराजित हो जाता है और मारा भी जाता है। इस युद्ध के बाद 1740 में ही अलीवर्दी खां बन जाते हैं बंगाल के नवाब। तो इन्होंने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है। तो ये फैक्ट पूछा जाता है। मधुमक्खियों से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि यदि इन्हें छेड़ा जाए, यदि इन्हें छेड़ा जाए तो, यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। काफी योग्य शासक थे ये भी। एक बात और कि अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित करके उसको मारकर सत्ता को हथियाया था। तो अपनी सत्ता को स्थायी बनाने के लिए इन्होंने मुगल सम्राट को 2 करोड़ की घूस दी थी और इसको स्थायी बनाने के लिए मुगल शासक को नजराना, भेंट आदि भी दिया था। लेकिन फिर उसके बाद कोई लेना देना नहीं रखा इन्होंने मुगल सम्राट से, स्वतंत्र रूप से इन्होंने शासन किया। अलीवर्दी खां के बाद अगले शासक आते हैं सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो थे वो अलीवर्दी खां की 3 बेटियां थी। 3 बेटियों में एक की शादी की गई थी पूर्णिया के शासक से, एक की शादी की गई थी ढाका के शासक से और एक की शादी की गई थी पटना के शासक से। तो सिराजुद्दौला जो थे अलीवर्दी खां की सबसे छोटी जो पुत्री थी, जो पटना में जिनकी शादी की गई थी, तो उसके ही ये पुत्र थे, यानी इसके नाती हुए। पूर्णिया के जो शासक थे उसके, पूर्णिया के जो शासक से जिनका विवाह हुआ था जिस बेटी का, वो सबसे बड़ी लड़की थी और उसकी ही, उस लड़की का ही पुत्र था वहां का पूर्णिया का नवाब शौकत जंग। और घसीटी बेगम उसकी जो दूसरे नंबर की लड़की थी वो थी घसीटी बेगम। तो ये उसकी मौसी हो गई। तो गद्दी पर बैठने के समय उसके 3 प्रमुख शत्रु थे। एक तो हो गए पूर्णिया के नवाब शौकत जंग हो गए, दूसरा उसकी मौसी घसीटी बेगम और तीसरे अंग्रेज थे, जिसमें अंग्रेज सबसे बड़े शत्रु थे। तो सिराजुद्दौला के जो भी विरोधी थे इनका सपोर्ट करते थे और जो भी भगोड़े होते थे बंगाल के तो उनको शरण देते थे। तो इनसे बहुत ही ज्यादा खींचातानी चल रही थी सिराजुद्दौला की। तो अब यहाँ पर सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में पराजित करके मार डाला। तो एक जो शत्रु था वो इस युद्ध में खत्म हो गया। अब घसीटी बेगम बच गई। तो घसीटी बेगम का समर्थन उसका अपना दीवान राजवल्लभ कर रहा था। मतलब ये है कि सिराजुद्दौला के तत्कालीन जो अधिकारी थे, उच्च पद में पदासीन थे, जो
तो वो भी इससे असंतुष्ट थे कहीं ना कहीं। फिर नवाब ने जब राजवल्लभ के पुत्र कृष्ण वल्लभ को अंग्रेजों को लौटाने को कहा, जिसे कलकत्ता काउंसिल ने शरण दी थी, तो अंग्रेज नहीं माने। तो सिराजुद्दौला नाराज होकर 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर दिया। तो कासिम बाजार में अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, तो इस पे अधिकार कर लिया। फिर 15 जून को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया और 5 दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम कलकत्ता में ही था, अंग्रेजों का फोर्ट था, किला था, तो उस पर अधिकार कर लिया। उस समय कलकत्ता में अंग्रेज गवर्नर ड्रेक थे, सेनापति उनका मिनीचिन था और अन्य अंग्रेज अधिकारी इन्होंने भागकर फुल्टा द्वीप में शरण लेकर अपनी जान बचाई थी। इतनी घटना हो गई। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसिडेंट होता है, वो है ब्लैक होल की घटना के नाम से। ये घटना होती है 20 जून 20 जून को जब फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेता है सिराजुद्दौला, तो फिर उसके बाद उन्होंने जो भी अंग्रेज बंदी थे उनको एक छोटी सी कोठरी में, कहते हैं कि ये 14 फीट 18 फीट लंबा 14 फीट चौड़ा एक बहुत छोटा सा कमरा था, तो उसमें 146 अंग्रेजों को इन्होंने कैद कर दिया था। तो कहा जाता है कि एक अंग्रेज अधिकारी J.Z. हालवेल इनके द्वारा बनाई गई कहानी है, और हालवेल भी ये जो 146 अंग्रेज जो बंदी बनाए गए थे, कमरे में बंद कर दिए गए थे, तो वो भी इसमें सम्मिलित था। और जब सुबह उस कमरे को खोला जाता है तो हालवेल के अनुसार उसके सहित कुल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। तो ये ब्लैक होल की घटना कहलाती है, याद रखें 20 जून 1756 को होती है। तो इसको हालवेल के द्वारा बनाई गई कहानी क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहली बात तो यह है कि एक बहुत करना एक अपने आप में अजूबा है, असंभव सा लगता है। कैसे संभव हो सकता है कि बहुत ही छोटे कमरे में, जो कि 18 फुट लंबा और 14 फुट चौड़ा हो, इतने छोटे से कमरे में 146 व्यक्तियों को कैसे बंद किया जा सकता है? और दूसरी बात यह भी बोला जाता है कि उस समय एक इतिहासकार थे जिन्होंने उस समय की बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र अपने इतिहास लेखन में किया है, वे हैं गुलाम हुसैन। तो उन्होंने अपनी पुस्तक सियारुल मुतखैरिन में इसका कोई जिक्र नहीं किया है। ये अपने आप में बड़ी विचित्र सी बात है। इसलिए बोला जाता है कि मनगढ़ंत कहानी है। अंग्रेजों को भड़काने के लिए सिराजुद्दौला के विरुद्ध इन्होंने ये स्टोरी क्रिएट की है खुद से। फिर आगे क्लाइव ने माणिकचंद को घूस देकर 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। तो कलकत्ता को उन्होंने फ्री कर लिया घूस देकर। तो मजबूर होकर 9 फरवरी 1757, तो याद रखें 9 फरवरी 1757 में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में एक संधि होती जिसका नाम है अलीनगर की संधि। तो अलीनगर कुछ नहीं बल्कि कलकत्ता को सिराजुद्दौला के द्वारा दिया गया नया नाम था। तो अलीनगर की संधि के नाम से ये संधि जानी जाती है। इस संधि के द्वारा कंपनी को जितने भी उसके क्षेत्राधिकार थे वो दे दिए गए, विशेषाधिकार थे वो पुनः दे दिए गए, वापस कर दिए गए। इतना ही नहीं, कंपनी को अपने जो दुर्ग हैं, स्थल हैं, उनको दुर्गीकृत करने की और सिक्का ढालने की अनुमति प्रदान कर दी गई। अब दुर्गीकृत कर देगा मतलब उसकी ठीक ठाक फेंसिंग हो जाएगी, वहां पर सैनिक ये रख सकते हैं। तो ये सब अनुमति दे दी जाती है अलीनगर की संधि से। अब इसके बाद अंग्रेज बड़े उखड़ चुके थे नवाब से, तो नवाब के विरुद्ध अब षड्यंत्र रचा जाता है। तो षड्यंत्र सफल भी हो जाता है क्योंकि नवाब के बहुत से अधिकारी, जो प्रमुख अधिकारी थे, वो उससे असंतुष्ट थे और क्लाइव जो है इस स्थिति का लाभ उठाता है
लाभ उठाकर एक षड्यंत्र रचता है। षड्यंत्र में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है। इसमें अब देखिए नवाब का प्रधान सेनापति, अब सेनापति जो था वही वही शामिल था, मीर जाफर। तो प्रधान सेनापति मीर जाफर, कमांडर इन चीफ, ये शामिल थे। एक अन्य आर्मी ऑफिसर यार लतीफ, ये भी शामिल थे। इनके दीवान दीवान थे राय दुर्लभ, ये भी षड्यंत्र में शामिल थे। और बंगाल के सबसे बड़े बैंकर थे जगत सेठ। चारों की चारों बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ये चारों ही शामिल थे। तो इनसे ये कांटेक्ट कैसे किया क्लाइव ने? तो एक धनी व्यापारी था, एक धनी व्यापारी अमीचंद, इसके माध्यम से क्लाइव ने इन चारों से कांटेक्ट किया था। हालांकि अमीचंद भी क्लाइव को ब्लैकमेल करता है कि इस षड्यंत्र का मैं पर्दाफाश कर दूंगा नवाब के सामने, यदि मुझे ये षड्यंत्र के बाद यदि नवाब के खजाने का आधा हिस्सा ना दिया जाए, तो क्लाइव ने बड़ी चतुराई से इसको बहला फुसलाकर जाली एक समझौता का एक क्या बोला जाए कि कुछ पेपर वर्क करता है, जाली होता है, उसमें साइन करके होता है, ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो इसको बना देता है बेवकूफ, और आगे चल के जब षड्यंत्र लगभग अपने ट्रैक में आ जाता है तो अमीचंद को भी ये रास्ते से हटा देते हैं, इसकी हत्या करवा देते हैं। तो षड्यंत्र में योजना क्या बनी? योजना ये बनी कि क्लाइव सेना सहित प्लासी तक आएगा, नवाब को युद्ध के लिए ललकारेगा, नवाब भी सेना को साथ में लेके आएगा प्लासी तक, और सेनापति तो मीर जाफर पहले ही मिल चुका है। मीर जाफर नवाब को धोखा दे देगा, लड़ेगा ही नहीं, बस नवाब चार कोने चित हो जाएंगे, और इसके एवज में मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। तो ये था षड्यंत्र का प्लान। अब युद्ध का बहाना भी चाहिए, बहाना खोज लिया क्लाइव ने। उसने नवाब पर दोष लगाया कि वह फ्रांसीसियों से मित्रता बढ़ा रहा है और अंग्रेजों के विरुद्ध वह खुद षड्यंत्र कर रहा है। तो बस इसी बहाने को लेकर क्लाइव सेना के साथ आ गए प्लासी। अब होगा प्लासी का युद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था ये भी। तो प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757, डेट याद रख लेना। 1757 तो ठीक है, यदि थोड़ा सा डीप पूछ ले, और पूछा भी जा चुका है बहुत से एग्जाम में, तो 23 जून डेट याद रखें आप। बैटल ऑफ प्लासी की डेट है 23 जून 1757। तो नवाब की ओर से उसके कुछ विश्वास पात्र लोग भी हैं, ऐसा नहीं, लड़े थे। मीर मदान विश्वास पात्र व्यक्ति था, धोखा नहीं दिया। मोहनलाल भी था, और कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भी भाग लिया। मीर मदान जो थे वो युद्ध में मारे जाते हैं, गोली उनके सिर में लगती है और वो मर जाते हैं। अंग्रेज विजयी हो गए। अब नवाब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचता है, और यहाँ पर मीर जाफर के लड़के मीरन ने मोहम्मद बेग नामक व्यक्ति के द्वारा उसका मर्डर करवा दिया। तो सिराजुद्दौला का राम नाम सत्य हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीता था षड्यंत्र से। तो बस मीर जाफर बनकर नवाब। तो नवाब बनने के बाद इन्होंने अंग्रेजों को बहुत रियायत दी, धन से लाद दिया। क्लाइव को पर्सनली 2 लाख से ऊपर, और उस समय 2 लाख का जो अमाउंट है बहुत बड़ा था, वो उसको दिया गया। तो क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद पर आसीन कराया। बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के बाद मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी पुरस्कार के रूप में दी। तो 24 परगना नाम है स्थान का, वर्तमान में पश्चिम बंगाल का ये एक डिस्ट्रिक्ट है। तो 24 परगना जमींदारी के रूप में दे दिया गया। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ बोला जाता था। उस समय कर्नल क्लाइव का गीदड़ बोला जाता था।
मीर जाफर के काल में ही फिर अंग्रेजों ने देखा कि इसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। किसका? बांटो और राज करो का। तो बस अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति को जन्म देते हुए अब यहाँ से एक गुट को दूसरे गुट से लड़ाने की शुरुआत कर दी, और जब तक रहे तब तक इन्होंने यही किया। लेकिन अंग्रेजों ने मीर जाफर को कुछ ऐसा बना दिया था जैसे कि कोई पैसों से भरी बोरी हो और हाथ डाल के जितनी मर्जी आए उतना पैसा निकाल लो। बस उन्होंने बहुत पैसा मांगा इनसे। खर्च में इनके दिन प्रतिदिन बेतहाशा वृद्धि होती जा रही थी। मांग अब मीर जाफर इनकी मांग को पूरा नहीं कर पा रहा था। कहा यह भी जाता था कि इनकी मांगों के चलते नवाब के जो बर्तन भाड़े हैं राजमहल के वो भी बिकने लगे थे। तो परेशान हो गए थे नवाब। तो उसे वहन न कर पाने के कारण मीर जाफर ने अक्टूबर 1760 को अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। तो अब मीर कासिम बनते हैं बंगाल के अगले नवाब। तो 1760 से 1763 ज्यादा लंबे समय तक ये नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते हैं आगे बात समझ में आ जाएगी। अली वर्दी खां के बाद यदि बंगाल का कोई दूसरा योग्य नवाब उभर के सामने आया तो वो और कोई नहीं मीर कासिम ही था। तो अली वर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। नवाब बनते ही साथ सबसे पहले उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों से परेशान हो गया था इनके हस्तक्षेप से, इनके षड्यंत्र से। तो वो चाहता था कि जितना दूर मैं अंग्रेजों से रहूंगा उतना ही ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यदि मैं दूर हो गया तो वह मैं मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रात्मक वातावरण से भी दूर हो जाऊंगा। तो इसलिए उसने, याद रखिए, मुंगेर को राजधानी बना ली। तो क्वेश्चन आता है कि राजधानी मुंगेर किसने बनाई, या मुर्शिदाबाद से बंगाल की राजधानी मुंगेर स्थानांतरित किसने की? तो वो है मीर कासिम। चलते हैं आगे। तो इतना ही नहीं मैंने बताया योग्य था। तो बंगाल की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उसने बहुत से प्रशासनिक सुधार किए। तो कुछ महत्वपूर्ण सुधार हम देखते हैं। सबसे पहले उसने नए अबवाब ऊपरी कर यानी टैक्स, न्यू जो टैक्स है वो लगाए, और पुराने करों पर 3/32 भाग अतिरिक्त जो भी पुराने कर थे उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसने वृद्धि कर दी। 3/32 भाग अतिरिक्त लेना स्वीकार किया, पहली चीज। दूसरा, अधिकारियों द्वारा बचत के रूप में एक और कर, अब एक और कर कौन सा? खिजरी जमा यह वसूल किया, क्योंकि उसे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी थी। अंग्रेजों ने तो कंगाल बना दिया था। अब पैसा आएगा तभी तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो पैसा कहां से आएगा? कुछ एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा टैक्स के रूप में। वही किया इसने। फिर अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसने मुंगेर में, राजधानी मुंगेर चली गई, और उसकी देखरेख में उसने तोपों और तोड़दार बंदूकों को बनाने की व्यवस्था की। तो तोड़दार बंदूक कुछ नहीं है, शॉटगन जो बोलते हैं उसी को तोड़दार बंदूक। तो कैनन्स एंड शॉटगन्स, इनको बनाने की व्यवस्था की। अंग्रेजों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसने दस्तक को समाप्त कर दिया। दस्तक कुछ नहीं था, परमिट था। तो दस्तक जारी करने का अधिकार अंग्रेजों को दिया गया था। मुक्त व्यापार कैसे करेंगे? ये परमिट यानी दस्तक को दिखा के कि भाई हमारे पास दस्तक है, हमारा माल जाने दे। इसका दुरुपयोग ऐसे होता था कि इन्होंने, ये तो था अंग्रेजों के लिए, लेकिन इन्होंने अन्य व्यापारी, भारतीय व्यापारियों को बोला ये दस्तक हमसे खरीद लो, ये दिखा देना और फ्री ट्रीट करो। इस तरह से अब वो लोग भी, कम से कम ये जो अन्य अंग्रेजों के अलावा अन्य जो व्यापारी थे उनसे तो पैसा मिल सकता था टैक्स के रूप में। तो ये भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो दस्तक दिखा के टैक्स नहीं चुकाते थे, फ्री ट्रेड करते थे। तो दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1763 में उसने समस्त आंतरिक व्यापार को कर से मुक्त कर दिया। बोले भाड़ में जाओ, सब मुक्त व्यापार करो।
अंग्रेजों का ये विशेष अधिकार जिससे ये कमाई करते थे, ये खत्म हो गया। सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक जर्मन अधिकारी रखा, वाल्टर रीनहार्ड, जिसे समरू के नाम से जाना जाता था, समरू के नाम से प्रसिद्ध था। तो कुछ ये सुधार किए, इससे अंग्रेज जल भूंज गए, इससे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगे। अब इनको ये खलने लगा, इनकी आंखों में चुभने लगा कांटे की तरह। तो अब इसको भी ये हटाने का एकदम प्रयास करने लगे। अब षड्यंत्र यहाँ चालू हो जाता है। एक घटना होती है कि मीर कासिम ने बिहार के उप सूबेदार, बिहार का एक उप सूबेदार था राम नारायण, इसको मिला था क्लाइव का संरक्षण। अब तक जब तक क्लाइव था तब तक इसके विरुद्ध मीर कासिम कार्रवाई नहीं कर पा रहा था। तो कंपनी को सौंपने को बोला, क्लाइव जा चुका था और इस समय जो गवर्नर था वो था वेंसी टाट। याद रखें, वेंसी टाट के समय ही ये घटना हो रही है और वेंसी टाट के समय ही होता है क्या, अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है ये। तो वेंसी टाट ने राम नारायण को मीर कासिम को सौंप दिया। मीर कासिम ने बहुत ही खींच गया था, उसका वध ही कर दिया, मर्डर कर दिया। ले, बहुत बच रहा था। प्रतिक्रिया में देखो अंग्रेजों ने क्या किया, प्रतिक्रिया में बिहार का था, है ना, और वही पटना, बिहार पटना। तो पटना की जो व्यापारिक कोठी है उसके चीफ थे एलिस, ये अंग्रेज अधिकारी थे एलिस। इन्होंने पटना पर आक्रमण कर दिया, पटना पर आक्रमण करके पटना पर अधिकार कर लिया। तो बस मीर कासिम का दिमाग खराब हो गया और मीर कासिम ने पटना पर तुरंत अधिकार कर लिया, एलिस को पराजित कर दिया और बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों को इसने बंदी बना लिया। इतना ही नहीं, मीर कासिम बहुत गुस्से में था। उसी समय समरू, याद ये है जर्मन अधिकारी, तो समरू ने एडवाइस दी कि महाराज निपटा दो इनको। तो मीर कासिम ने सभी अंग्रेज बंदियों की हत्या करवा दी। तो ये था पटना हत्याकांड, पटना हत्याकांड के नाम से ये जाना जाता है। तो स्थिति उस समय बहुत ही टेंस थी। देखें क्या होता है आगे। पटना की घटना से अंग्रेज आग बबूला हो गए। तो कंपनी ने जुलाई 1763 में कुछ नहीं आओ देखा ना ताओ, मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया कि अब मीर जाफर नवाब है और उसने मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। और इस तरह पटना की घटना यानी पटना हत्याकांड के बाद बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि बन जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध है क्योंकि इस युद्ध के बाद ही भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना की शुरुआत होती है कि अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाके में अपना राज्य स्थापित करने जा रहे हैं और इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होते हैं। इसी की वजह से ये कर्नाटक में युद्ध जीतते हैं। आंग्ल कर्नाटक जो युद्ध हुए थे तो यहां से इनको सहायता मिलनी चालू हो जाती है। तो चलें, अब मीर जाफर बन जाते हैं अगले नवाब, घोषित कर दिया अंग्रेजों ने। तो 1763 में मीर जाफर नवाब बन जाते हैं, 65 तक रहेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। तो याद रखें, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर नहीं था। मीर जाफर नहीं था, कौन था, मीर कासिम था। तो इसी के समय बक्सर का युद्ध होता है, याद रखें। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर, याद रखें 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1764। हर किसी को याद रहता है, 22 अक्टूबर याद नहीं रहता। तो 22 अक्टूबर 1764 ये ऐतिहासिक युद्ध है। एक तो 23 जून वाला, लेकिन वो होता 1757 को प्लासी का युद्ध। तो अंग्रेजों के द्वारा मीर कासिम बार बार पराजित होता है। अब सोचता है यार मैं अकेले लड़ के तो नहीं जीत पाऊंगा, क्यों ना गठबंधन बनाया जाए और भी जो लोग हैं जो मेरे पक्ष में शामिल हो सकते हैं युद्ध में, तो क्यों ना उनको भी शामिल किया जाए। तो कुछ ऐसा प्रयास करता है। तो
अंग्रेजों द्वारा बार बार पराजित होने के कारण मीर कासिम एक सैनिक गठबंधन यानी मिलिट्री अलायंस बनाने की दिशा में प्रयास करता है। देखें कौन कौन से युद्ध उसने हारे थे। तो बक्सर के पहले कुछ युद्ध थे, जैसे कि 9 जुलाई 1763, बस नाम याद रखें, करवा का युद्ध हो गया। 5 सितंबर 1763 गिरिया का युद्ध हो गया। 1763 में ये 3 युद्ध हार चुके हैं। उधोनला का युद्ध तो ये हार चुके हैं। इसी वजह से सोचा अकेले ना जीत पाऊंगा, सैनिक गठबंधन बनाया जाए। तो अब ये जाते हैं कहा, अवध के नवाब। उस समय अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, तो उनके पास जाते हैं। तो बस एक के साथ एक फ्री मिल गया इनको। कैसे कि लखनऊ में उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी थे, उनको भी इनवाइट करता है कि महाराज साथ में लड़ोगे, तो हाँ क्यों नहीं। तो इस प्रकार तीनों के मध्य समझौतों के तहत संयुक्त सेना ने, अब ये समझौता हो जाता है, अब इनकी संयुक्त सेना बनती है। तो संयुक्त सेना पटना के पास बक्सर में सैनिक डेरा डाल देती है। तो गंगा नदी के किनारे कहीं एक स्थान है बक्सर, तो वहां पर सैनिक डेरा डाल देते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को बाजे गाजे के साथ हेक्टर मुनरो भी आ जाते हैं अपनी सेना लेके। तो याद रखें क्या कि इस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो और कोई नहीं, वो थे हेक्टर मुनरो। ये वही हेक्टर मुनरो हैं जब हैदर अली से युद्ध हो रहा था, सेकेंड युद्ध, तो अरंदी के युद्ध में जब हार जाते हैं अंग्रेज, और इसका समाचार जब हेक्टर मुनरो को मिलता है तो जो भी युद्ध सामग्री थी वो तालाब में फेंक कर भाग जाती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कमाल दिखा दिया। तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना किसकी, मीर कासिम प्लस शुजाउद्दौला प्लस शाह आलम द्वितीय, ये तीन तो पराजित कर देता है। मीर कासिम हार कर दिल्ली की ओर भाग जाता है और 1777 में उसकी मृत्यु हो जाती है। शुजाउद्दौला हारने के बाद मुगल सम्राट शाह आलम के साथ सरेंडर कर देते हैं अंग्रेजों के सामने। इतनी घटना याद हो जाएगी उम्मीद है। तो सरेंडर कर देते हैं, अब कुछ नहीं होगा, संधि होगी। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो अब देखिए अंग्रेज किंग मेकर की भूमिका अदा कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखें नजमुद्दौला के काल में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं, जो संधियां हो रही हैं उस समय भी नजमुद्दौला ही क्या है, बंगाल का नवाब। तो 1765 से 66 तक रहता है। तो इस समय अंग्रेजों ने लगभग सभी अधिकार अपने पास रखे, सारे अधिकार अपने पास रखे इस समय अंग्रेजों ने। तो बक्सर के युद्ध के बाद मई 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया। अभी कौन था, अभी मैंने बताया वेंसी टाड था। वेंसी टाड के समय ये सारी घटना हो रही हैं। अब यहाँ पर क्लाइव आ जाता है। क्लाइव दूसरी बार गवर्नर बनकर आता है और आते ही सबसे पहली फुर्सत में उसने शाह आलम और शुजाउद्दौला से संधि की। तो चलें संधि की ओर। तो दो संधि हुई, संधि को इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि इसके नाम से जाना जाता है। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी 12 अगस्त, ये डेट भी याद रखें, 12 अगस्त 1765 को हुई थी। किससे हुई थी, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के मध्य हुई थी। हस्ताक्षर वैसे तो शाह आलम के तो होंगे ही होंगे, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के हस्ताक्षर थे और क्लाइव के हस्ताक्षर, इन तीनों ने हस्ताक्षर किया। संधि की शर्तें देखते हैं। पहला, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। दीवानी का मतलब राजस्व संबंधी समस्त अधिकार इसने कंपनी को दे दिए कि भाई अब तुम देखो ये सब। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा
और इलाहाबाद छीनकर, कड़ा और इलाहाबाद छीनकर मुगल बादशाह को दे दिए। बदले में मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। एक तरह से ये पेंशन ही थी। एक फरमान के द्वारा बादशाह शाह आलम ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। अभी तक तो अंग्रेज घोषित कर रहे थे, तो लगे हाथ बोला कि मुगल सम्राट से भी मान्यता दिलवा दी जाए हमारे निर्णय को, तो मान्यता दिलवा दी। साथ ही अंग्रेजों को उत्तरी सरकार की जागीर भी मिली। इतना महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं, फिर भी उत्तरी सरकार की जागीर भी मिल गई उनको। एक बहुत ही मजेदार बात लिखी है उस समय के इतिहासकार, ये फिर से आए। ब्लैक होल जो त्रासदी थी, उस समय इनका नाम आया था गुलाम हुसैन का। तो उन्होंने अपनी पुस्तक सियारुल मुतखैरिन, इसमें लिखा कि इस संधि की शर्तें तय करने में उतना समय भी नहीं लगा जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता है। बड़ा ही अच्छा व्यंग्य किया था। पूछा जा सकता है अच्छा है या फिर कहीं काम आ सकता है लिखने में, मेंस में। दूसरी संधि की बात करें, वो 12 अगस्त। अब ये 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि क्लाइव करता है। किसके साथ करता है? अगला बकरा था सुजाउद्दौला के साथ करता है। तो शर्तें क्या थी? अवध का राज्य दे देता है, कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर। क्यों? क्योंकि ये तो इन्होंने इससे छीन कर शाह आलम को दे दिए, तो ये तो बचा ही नहीं उनके पास। बाकी जो बचा था अवध का राज्य, वो दे दिया। क्षतिपूर्ति ली 50 लाख रुपए, बहुत बड़ी राशि है। 1765 के हिसाब से लगाएं तो अरबों में हो जाएगी ये राशि। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट 50 लाख उससे लिया। साथ ही चुनार का दुर्ग अवश्य प्राप्त हुआ, तो चुनार का दुर्ग भी छीन लिया। अब यहां पर ये अपने सैनिक रखेंगे अंग्रेज, तो चुनार का दुर्ग अंग्रेजों का हो गया। अब इसका इस्तेमाल करेंगे मराठों के विरुद्ध, तरह से सिक्योरिटी, एक शील्ड की तरह ही उपयोग करेंगे। अंग्रेजों की संरक्षता में बनारस हो गया, गाजीपुर हो गया। इसकी जागीर राजा बलवंत सिंह को पैतृक जागीर के रूप में दे दी गई कि लो भैया, ये आपकी पैतृक जागीर है, ले लें। इतना ही नहीं, अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा कंपनी को प्राप्त हो गई। और क्या चाहिए? अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर अंग्रेजी सेना अवध में रखी जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज जोड़ दिया था कि नवाब के खर्च में ये सेना पाल रहे हैं। सेना तो अंग्रेजों की रहेगी, लेकिन इसका खर्चा उठाएंगे सुजाउद्दौला। अवध का नवाब जो है वो भी इनके कंट्रोल में रहेगा। सेना तो अंग्रेजों की रहेगी क्योंकि वहां पर। तो अवध के साथ जो संधि की गई थी, तो कुछ शर्तें जो हैं वो इसको ध्यान में रख के की गई थी कि मराठाओं का आक्रमण हो रहा था अंग्रेजों के ऊपर। तो अंग्रेज मराठों के आक्रमण से अपने आप को सुरक्षित करना चाहते थे। तो उन्होंने अवध को एक मध्यस्थ राज्य के रूप में प्रयोग किया, बफर स्टेट के रूप में, क्योंकि ये हो गया बंगाल, बीच में पड़ गया अवध, और यहां पर पड़ गए मराठा। अब मराठा इनको बंगाल तक यदि इनको आना है तो अवध को अवध को क्रॉस करके आना पड़ेगा। तो ये हो गया बफर स्टेट हो गया। और यहाँ पर इनकी सेना होगी, तो ये सेना पहले ही इनसे काउंटर अटैक के लिए तैयार रहेगी। चुनार का दुर्ग भी ले लिया। तो कुछ ऐसी बातें थी। अब इसके बाद बंगाल का बेड़ा गर्क होना चालू होता है, क्योंकि बंगाल में अब द्वैत शासन जो है वह लागू किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा।
ये 1765 से 1772 तक चलता है। ये टेन्योर, ये पीरियड भी याद रखें। 1765 में होता क्या है कि फरवरी 1765 में क्लाइव ने बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से संधि करते हैं। संधि की शर्तों के अनुसार बंगाल में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी ने अपने पास ले लिया, साथ ही नवाब की सेना को लगभग समाप्त कर दिया। इस संधि के बाद ही बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। तो ये याद रखें, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत नवाब नजमुद्दौला के काल से चालू होती है। कुछ और समझते हैं द्वैत शासन का तात्पर्य क्या है, तो आगे मैं बताता हूं आपको कि द्वैत शासन इसलिए बोला था, मतलब दो लोगों का शासन है, दो तरह का शासन है कि इसके अंतर्गत प्रशासन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्व वसूली और दीवानी न्याय, यानी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू कलेक्शन और सिविल जस्टिस। अब राजस्व है और राजस्व संबंधी जो विवाद होंगे तो उसके लिए दीवानी न्याय। इन सब के अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए। फिर आंतरिक शांति व्यवस्था, मतलब बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी, फौजदारी न्याय करने की जिम्मेदारी और अन्य प्रशासनिक दायित्व तो नवाब पर छोड़ दिए। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। क्लाइव ने अधिकार तो ले लिए, प्रशासनिक अधिकार तो ले लिए, लेकिन प्रशासनिक दायित्व नवाब के ऊपर डाल दिया। दायित्व उसका है तो अधिकार ले लिए, लेकिन उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया। तो यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व दो अलग अलग व्यक्तियों के पास में थे। तो उत्तरदायित्व और अधिकार दोनों को अलग कर दिया, इसलिए द्वैध शासन कहा जाता है। तो इसके एडवर्स इफेक्ट भी दिखाई देते हैं। तो मैंने बताया कि द्वैध शासन की नींव 1765 में क्लाइव ने रखी, वो तो आपने देख ही लिया। समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। इसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर आता है 1772 में, इसको समाप्त कर देता है। दुष्परिणाम देखें तो सबसे पहले तो प्रशासनिक व्यवधान, कानून व्यवस्था ठप पड़ गई। तो ठप तो पड़ेगी। फौजदारी जो न्याय यदि करना है नवाब को, उसने ऑर्डर पास कर दिया, तो उसको अप्लाई करने के लिए सिपाही, सैनिक, ये सब तो चाहिए, लेकिन है किसके पास? अंग्रेजों के पास में। तो कैसे ये अपने आदेश को पारित करवा पाएगा, लागू करवा पाएगा? ये बड़ी समस्या थी। ऐसी बहुत सारी समस्या थी कि उत्तरदायित्व तो था, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए उसके पास पर्याप्त पावर नहीं था। प्रशासनिक व्यवधान आता है। कृषि का ह्रास होता है कि अंग्रेजों ने अब यहाँ पर राजस्व वसूल करने का अधिकार उस व्यक्ति को देना चालू कर दिया जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, और जो ज्यादा बोली लगाएगा वो अपना जो बोली का पैसा है वो तो वसूल करेगा, साथ में प्रॉफिट भी तो चाहेगा। तो इसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा किसानों से वसूल करना चाहेगा, तो किसानों का शोषण होने लगा। तो इन सब के कारण, जबकि बंगाल पूरे भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र था, उसके बावजूद 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। कहा जाता है कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 जनसंख्या, जो कि लगभग 1 करोड़ के आसपास बैठती है, स्वाहा हो गई, समाप्त हो गई। इस समय बंगाल का गवर्नर था कार्टियर। कार्टियर थे बंगाल के गवर्नर। तो याद रखें, बंगाल में जो भयंकर अकाल पड़ा 1770 में पड़ा था, कार्टियर के समय में। उद्योग तथा दक्षता का ह्रास हुआ। अंग्रेजों के जो डायरेक्टर थे, निदेशक थे, उन्होंने बकायदे इन लोगों को, अंग्रेजों को, यहाँ भारत में जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको ऑर्डर दिया क्या कि कच्चे माल के उत्पादन को प्रोत्साहित करें। माल तो हम बनाएंगे, उसको बेचा जाए, बाजार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर रेशम के, कच्चे रेशम के उत्पादन को ये बढ़ावा दे रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे, और रेशम के कपड़े बनाने का जो उद्योग था उसको ये लोग हतोत्साहित कर रहे थे। स्थिति ये हो गई थी कि अंग्रेजों ने जबरन यहाँ के जो जुलाहे थे, कारीगर थे, उनसे अपने लिए काम कराने के लिए बाध्य किया। तो इनसे परेशान होकर जुलाहों ने अपने अंगूठे तक काट लिए थे। तो फिर भारतीय व्यापार का विघटन हुआ, क्योंकि अंग्रेजों को फ्री ट्रेड करने का अधिकार था, मुक्त व्यापार करते थे।
तो इसकी वजह से भारतीय व्यापार का भी विघटन हुआ। तो ये बड़ा ही, बंगाल के लिए देखा जाए तो बड़ा ही खराब समय था। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के.एम. पन्नीकर ने इस काल को डाकुओं का राज्य बोला। सही भी था, डाकुओं का राज था, लूट खसोट कर रहे थे ये लोग, मनमानी कर रहे थे। केवल भारतीय इतिहासकार की बात ही क्यों करें, ब्रिटिश इतिहासकार जो थे, प्रसिद्ध इतिहासकार थे ब्रिटिश, पर्सिवर पर्सिवल स्पीयर, इन्होंने तक इस काल को 1765 से लेकर 1772 तक का जो काल है द्वैत शासन का, उसको बेशर्मी और लूट का काल माना है। ए पीरियड ऑफ शेमलेसनेस एंड प्लंडर। तो उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, जितने भी फैक्ट हैं सारे के काम किए हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। किसी भी आप स्टेट के पीएससी एग्जाम की बात करें, चाहे यूपीएससी की बात करें, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिएगा। तो धन्यवाद बने रहने के लिए। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।